अगर मोकामा में दुलारचंद यादव की गोलीबारी से हुई हत्या ने आपका दिल दहलाया है, अगर बिहार में चुनाव से ठीक 7 दिन पहले इस खूनी वारदात को देख करके आप सोच रहे हैं कि बिहार में ये क्या हो रहा है, तो एक बात याद रखिए, सकपकाइए मत। वेलकम टू बिहार। ये वही बिहार है जिसकी राजनीति और आर्थिक तस्वीर में बाहुबल, हथियार और जातीय राजनीति की छाया हमेशा मौजूद रही है। दुलारचंद की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत हादसा नहीं, ये उस जंगलराज व्यवस्था का एक खुला आईना है जिसे आज बहुत लोगों ने पुराना कहा, मगर वो अभी भी जिंदा है। नमस्ते, मैं हूं आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क। आज इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आपको कि मोकामा में क्या हुआ, दुलारचंद यादव कौन थे, किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप सामने आए हैं, पुलिस क्या लिख रही है इस मामले पर, समाज और राजनीति पर इसका क्या असर होगा, और सबसे जरूरी सवाल कि 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में इसका क्या असर पड़ सकता है। शुरुआत करते हैं मामले से। मोकामा का वो इलाका ताल, जहां जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले का प्रचार चल रहा था। उनके साथ बोलने वाले पीयूष प्रियदर्शी के मुंह बोले चाचा और पूर्व आरजेडी कार्यकर्ता दुलारचंद यादव थे। तमाम अकाउंट्स के मुताबिक तारतार गांव के पास 15-20 हमलावरों ने उनको घेर लिया, हमला कर दिया। लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई और फिर गोलीबारी भी हुई। खबरें ये भी बताती हैं कि लड़ाई रोकने के लिए दुलारचंद गाड़ी से उतरे थे। जब वो लड़ाई रुकवाने के लिए गए तो वहां पर कुछ कहासुनी हुई और उनके पैर में गोली लग गई। फिर उनको कथित रूप से गाड़ी से कुचला गया। बाद में उनका शव एक कार से बरामद किया गया। उनके पोते रवि रंजन की शिकायत पर एफआईआर में जिन नामों का जिक्र हुआ है उनमें जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह है, उनके भतीजे रणवीर और कर्मवीर हैं, कार्यकर्ता छोटन और संजय सिंह के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह का कहना है कि उनका इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वे खुद वहां मौजूद नहीं थे और ये सब सूरजभान के गुर्गों ने किया है। पीयूष प्रियदर्शी का कहना है कि उन्हें मारने की नीयत से अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, लेकिन वो तो बच निकले पर उनकी जगह उनके चाचा दुलारचंद यादव को मार दिया गया। तो एफआईआर में क्या पता चला? पुलिस रिपोर्ट यानी एफआईआर और शुरुआती बयानों में जिस तरह से अव्यवस्था दिखती है वो परेशान करने वाली है। कुछ मीडिया और स्थानीय गवाहों के मुताबिक घटना स्थल पर लाठी डंडे, गोलियों के खोखे, टूटे हुए कांच, गोलियां और गाड़ी से कुचलने के निशान मिले हैं। अलग अलग पक्ष के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू नीतीश कुमार की पुलिस ने जो एफआईआर में लिखा है उसे सुनकर हंसी आती है। सच में हंसी आती है, गुस्सा भी आता है। पुलिस रिपोर्ट में लिखती है कि अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ, एक गाड़ी में अज्ञात शव मिला, बस इतना ही। यानी किसी इंसान की हत्या नहीं हुई या उसका शव बरामद नहीं मिला, किसी अज्ञात का शव मिला। बाद में पहचान हुई कि वो दुलारचंद यादव है। पुलिस हरकत में आई, पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि गोली लगी है, गाड़ी से कुचलने की घटना भी सामने आई है, ऐसा पोस्टमार्टम में सामने आया है। लेकिन उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई, ये क्लियर है पोस्टमार्टम में। पर मौत की असली वजह क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सब बातें सामने आई लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। पटना के एसएसपी कह रहे हैं कि कारण अज्ञात है, जांच जारी है और विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है पर अभी तक कोई ठोस एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। तो आखिर कौन थे दुलारचंद यादव? दुलारचंद यादव मोकामा ताल इलाके में एक जाना माना नाम थे। अच्छी खासी उनकी पहचान थी। जवानी की शुरुआत में वो मजदूरी करते थे, फिर ठेकेदारी पर आए। 80 और 90 के दशक में कोयला सप्लाई से जब संयुक्त बिहार था तब उन्होंने अच्छी खासी कमाई की। बाद में बदमाशी और हथियारों की तस्वीर ने उनकी पहचान बदल दी। स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, मूंछों पर ताव देते हुए, हाथ में राइफल, ये पुरानी तस्वीर है उनके। लालू यादव के दौर में आरजेडी के करीबी माने जाते हैं। लालू यादव के खास करीबी थे। कहा जाता है कि मोकामा वाले इलाके में इन्होंने आरजेडी के लिए ग्राउंड वर्क किया था। यादव समाज में उनका अच्छा खासा दबदबा था और कुछ लोग उन्हें मोकामा का राजा भी कहते हैं। वे आरजेडी के टिकट पर और कभी कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं। जीत तो नहीं मिली पर इलाके में उनकी पकड़ अच्छी खासी थी और अब तक बनी हुई थी। और अब वे जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे ग्राउंड पर। उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा रहा है। 11 से ज्यादा उन पर केस दर्ज बताए जाते हैं। 1991 में कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या के मामले में वो नामजद हैं। 2015 में बाढ़ केस, संजय सिंह मर्डर, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, भूमि कब्जा, चुनावी हिंसा, इस तरह के कई मामले उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार गिरफ्तारी हुई है, कुछ मामलों पर अभी भी सुनवाई चल रही है। वैसे बता दें आपको कि दुलारचंद यादव ने घटना से एक दिन पहले
एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अनंत सिंह और उनके परिवार को लेकर के कुछ आपत्तिजनक और बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी, बेहद अपमानजनक थी। खास करके अनंत सिंह की पत्नी को लेकर के उन्होंने कुछ भद्दी बयानबाजी भी की थी और उनके इसी बयान से असल में हवा गर्म हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि सार्वजनिक तौर पर की गई अमर्यादित टिप्पणियां और चुनौती भरे बयान ने दुश्मनों को और आगे बढ़ावा दिया इस काम के लिए। क्या यही उनकी मौत की वजह बनी? अभी जांच जारी है। तो क्या यही उनकी मौत की असली वजह थी? वैसे अभी जांच जारी है तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन स्थानीय लोग और समर्थक कह रहे हैं कि इस घटना को बदला लेने की नीयत से ही पूरा अंजाम दिया गया है। ये अचानक से हुई कोई घटना नहीं है या जोश में आकर के की गई फायरिंग नहीं थी। सच तो जो भी होगा वो जांच के बाद ही पता चलेगा। दुलारचंद की शव यात्रा के दृश्य ने भी माहौल को और ज़्यादा विषैला कर दिया। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, ये कहते हुए कि दुलारचंद यादव तो महान व्यक्ति थे। वहीं शव यात्रा में फायरिंग की बात भी सामने आई है विरोधी पक्ष से। एक वर्ग उन्हें हीरो बता रहा है, एक वर्ग खलनायक मान रहा है। कुछ का कहना है कि उनका सामाजिक एकीकरण में काफ़ी योगदान रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में बदला लिया जाएगा और यही बात इस चुनावी तंत्र को ज्वलंत बना देती है। एक बार चलते चलते मोकामा के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। मोकामा का नाम लेते ही 90 के दशक की यादें ताज़ा हो जाती हैं। गोली, बारूद, जातीय संघर्ष, बाहुबलियों की राजनीति। उस दौर में कानाफूसी थी कि मंदिर की घंटियों से ज़्यादा मोकामा में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी। भूमिहार वर्सेस भूमिहार, भूमिहार वर्सेस राजपूत, यादवों की राजनीति, बाहुबलियों की राजनीति, इन सब का प्रभाव आज भी इस इलाके पर साफ साफ यहाँ के राजनीतिक डायनेमिक्स में दिखता है। अनंत सिंह, दिलीप सिंह, सूरजभान जैसे नाम अक्सर इस संदर्भ में सामने आते हैं। सवाल यही है कि क्या मोकामा में फिर से वही पुराना रक्तरंजित इतिहास दोहराया जाएगा? मोकामा में लगभग 3 लाख वोटर हैं। जातीय मानचित्र इस इलाके का चुनावी चरित्र तय करता है, लेकिन बिहार का चुनाव लोकतंत्र से नहीं, बाहुबल और जाति से चलता है। यहाँ भूमिहार करीब 50,000 हैं, उनका वोट। वही तबका जिसने कभी अनंत सिंह और कभी सूरजभान सिंह को पैदा किया। दोनों के बीच लड़ाई है, एक आरजेडी से है तो एक जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बाहुबली हैं। कौन ज़्यादा बुरा है, कौन ज़्यादा बड़ा रॉबिन हुड है, ये आप खुद तय कर लीजिए। दूसरी तरफ यादव हैं, 20 से 24%, यानी करीब 40,000 वोटर्स यादवों के हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ये पूरा खेमा, ये पूरा तबका नाराज चल रहा है। आरजेडी को इससे फायदा हो सकता है। ओबीसी समीकरण भी दिलचस्प है यहाँ का। कुर्मी, कोयरी, धानुक समाज मिलकर के 35% वोटर बनाते हैं, यानी करीब 80,000 से ज़्यादा वोटर ओबीसी समाज से आते हैं और ये अनंत सिंह के कोर वोटर हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह के वोटर क्या उनके साथ जाएंगे या उनसे अलग हो जाएंगे, छिटक जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। या जनस्वराज के जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, उनके प्रत्याशी, क्या उनके साथ कुछ उनका मैजिक चल सकता है? यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दुलारचंद की हत्या ने फिलहाल माहौल को गर्म कर दिया है, या माहौल कह सकते हैं पलट दिया है। जातीय ध्रुवीकरण तेज है। अनंत सिंह को अभी भी ओबीसी के सहारे जीतने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन यादव एकजुट हैं। धानुक समाज खफा है, हिंसा बढ़ रही है और इसी के साथ वोटों की दिशा भी बदल रही है। हालांकि अनंत सिंह सबसे महान खिलाड़ी नजर आते हैं। 5 बार जीत चुके हैं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को जिताया है। उनका दावा है कि वो फिर से जीतेंगे, कई लाख वोट के अंतर से जीतेंगे। सच में जीतेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। क्या वो एफआईआर के बाद गिरफ्तार होने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्या प्रशांत किशोर का मैजिक यहाँ चल पाएगा? कुछ कह नहीं सकते। 2020 में यहाँ 54% वोट पड़ा था। 2025 में लोग डरे हुए हैं, गोली के डर से, जातीय हिंसा के डर से। देखना होगा कि कितना वोट परसेंटेज इस बार दिखाई पड़ता है। क्या जीत फिर से बाहुबलियों की होगी या बिहार वोटिंग के जरिए इस डर को पीछे छोड़ पाएगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है। और इस पूरी घटना के बाद सुशासन बाबू के राज पर सवाल उठ रहे हैं। दुलारचंद की हत्या सुशासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एनसीआरबी के आंकड़े और स्थानीय आपराधिक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि हत्या और हिंसा की दरें चिंताजनक हैं। सरकार और पुलिस का जवाब, गिरफ्तारी की गति और निष्पक्ष जांच, इन तीनों पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। यदि वाकई सुशासन का दावा किया जाता है तो तत्काल और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मोकामा से उठती ये आग पूरे प्रदेश में फैल सकती है। विपक्ष की आवाज तेज है और सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। सत्ता पक्ष की चुप्पी और एक्शन में देरी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर की भाषा, जिसने कई लोगों को हैरान किया है, काफी आहत करने वाली है। उसे लेकर भी तीखी आलोचना हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है, इस पर नजर डालिए।
मोकामा से शुरू होकर के ये जो जातीय ध्रुवीकरण का जो एक हवा चल रही है, कहीं ये तेज ना हो जाए, बदले की भावना से और हिंसा का जो विस्तार है ये कहीं फैल ना जाए। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? मोकामा से शुरू होकर के जातीय ध्रुवीकरण का तेज होना, बदले की भावना से और हिंसा का विस्तार। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वातावरण शांत नहीं हुआ तो 6 नवंबर को जो मतदान होने वाला है उस दिन भी खून खराबे की आशंका खड़ी हो सकती है। इतिहास दोहराने की आशंका है। ये सब बिहारियों को डरा रहा है और यदि चुनाव ही हिंसा के कारण प्रभावित होते हैं तो लोकतंत्र को भी बड़ा धक्का लगेगा। निष्कर्ष तो ये है कि दुलारचंद की हत्या बिहार की राजनीति पर एक गहरा काला धब्बा है। ये दिखाती है कि अपराध अभी भी सत्ता के साए में पनप रहा है। अगर सरकार और पुलिस की भूमिका ईमानदार है तो दोषियों को पकड़ा जाएगा, निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो मोकामा की सड़कों पर फिर से शांति लौट आएगी। वरना छोटी सी चिंगारी भी एक आग बन करके पूरे प्रदेश को जला सकती है। बिहार थक चुका है बाहुबली राज से, थक चुका है डर के साए में जीने से। अब बिहार को इंसाफ चाहिए, हिम्मत चाहिए, लोकतंत्र का हक चाहिए और ये सब आप पर निर्भर करता है। वोटर्स पर, पत्रकारों पर, नेताओं पर और प्रशासन पर हर किसी की जवाबदेही बनती है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की ये जो हिंसा का दौर है ये खत्म होगा और बिहार की पहचान यहाँ के अपराधियों और बाहुबलियों से नहीं होगी, बल्कि यहाँ के मेहनती, सम्मानित और विकास की चाह रखने वाले लोगों से की जाएगी। हम बस ये कह सकते हैं कि बिहार को अब डर नहीं, हिम्मत चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी पंकज ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय बिहार।